हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लोग लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। ठीक है। देखो, अभी तक हमने मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर एक लेक्चर किया। कल हमने पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा, स्टार्ट किया था वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने कल बेसिक वेक्टर के रूल और उसके अलावा ग्रेडियंट डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस, कर्ल और उसके अलावा इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। उस फिर जो हमारे पास बच जाएगा इसमें वो बच जाएगा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ये बच जाएंगे तो उनको हम कल जो मैट्रिक्स का लेक्चर होगा उसके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस अगर आपको डिफाइन करना हो तो डाइवर्जेंस को लिखा जाता है डेल, डेल डॉट करके, डेल डॉट। ग्रेडियंट को हमने लिखा था सीधा। ग्रेडियंट के लिए लिखा था मैंने ऐसे, डेल फाई। ये जो ऑपरेटर है इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर या फिर नेबला ऑपरेटर, है ना। या फिर इसको ग्रेडियंट के केस में ग्रेडियंट भी कहते थे, तो यहाँ पर इसको कहेंगे डाइवर्जेंस, लगा होगा डॉट। जब हमने किसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट किया था तो ग्रेडियंट हमेशा किया जाता है स्केलर क्वांटिटी का। ग्रेडियंट हमेशा किया जाता है स्केलर क्वांटिटी का और हमें मिलता है वेक्टर। जब भी हम किसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट करते हैं तो ग्रेडियंट हमेशा किया जाता है स्केलर क्वांटिटी का, और स्केलर क्वांटिटी का जब ग्रेडियंट करते हैं तो मिलता है वेक्टर। जबकि डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का होगा। डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का होगा और मिलेगा आपको स्केलर। वापस सुनो, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होगा, मिलेगा आपको वेक्टर। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होगा और आपको मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। ये डेल ऑपरेटर जो है इसको कैसे लिखा जाता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डे वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल जेड। और ये के कैप, ये मैंने आपको कल भी बताया था, डेल ओवर डेल जेड और ये के कैप। यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर कौन सा हो गया, वी एक्स आई वी वाई और वी जेड, इसके साथ डॉट में। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से बनेगा डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल वी जेड ओवर डेल जेड। तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए। अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन पूछा जाए कि अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताइए डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या होता है कि क्लोज सरफेस से किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है और पर यूनिट वॉल्यूम, तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस। अगर आपको डाइवर्जेंस डिफाइन करना है तो डाइवर्जेंस होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस, ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यदि किसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस जीरो आता है, यदि किसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस जीरो आता है तो उसको हम कहते हैं सोलेनोइड। क्या कहते हैं, सोलेनोइड। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के केस में, मैग्नेटिक फील्ड का कभी भी हम डाइवर्जेंस करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। इसी तरह से यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस नेगेटिव आता है, वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस नेगेटिव आता है, तो जो वेक्टर है उसको हम कहते हैं सिंक फील्ड। सिंक का मतलब होता है अंदर की तरफ आना। तो जो फील्ड लाइंस है वो किधर की तरफ आ रही होंगी, अंदर की तरफ आ रही होंगी। यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव आता है तो उसको हम कहते हैं सोर्स फील्ड। जो वो वेक्टर है उसको कहा जाता है सोर्स फील्ड। सोर्स फील्ड का मतलब है कि जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ निकल रही होंगी। सिंक का मतलब है फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होंगी, और सोर्स का मतलब है फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ जा रही होगी। फिर एक यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है डाइवर्जेंस डॉट यू और वी। तो वी जो है वो वेक्टर है, वी क्या है, वेक्टर है। और जो ये यू है स्केलर, यू कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास इस तरह से डाइवर्जेंस लिया हुआ है इसका, यू और वी का, यू वी के मल्टीपल है। तो इस आइडेंटिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां बनेगा पहले ग्रेडियंट ऑफ यू, क्योंकि स्केलर जो होता है किसका होता है, ग्रेडियंट क्वांटिटी का। जो ग्रेडियंट है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है, तो ये बना ग्रेडियंट ऑफ यू। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कराया किसके साथ, वेक्टर के साथ, क्योंकि ग्रेडियंट हो गया स्केलर का तो वो बन जाएगा वेक्टर। वेक्टर के साथ वेक्टर का हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। फिर स्केलर को बाहर लिख दिया और जो वेक्टर है उसका हमने कर दिया डाइवर्जेंस। तो ये आइडेंटिटी आप याद रखना, बहुत काम आ सकती है आपके, ये वाली आइडेंटिटी।
ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। यहां तक क्लियर है बात? चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला है अ वेक्टर, एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, वेक्टर की वैल्यू है 5x प्लस 2y आई कैप प्लस 3y माइनस जेड जे कैप प्लस 2x माइनस ए जेड के कैप। ये हमें एक वेक्टर दिया हुआ है 5x प्लस 2y आई कैप प्लस 3y माइनस जेड जे कैप प्लस 2x माइनस ए जेड के कैप, ये वेक्टर दिया हुआ है। हमें बोला है कि ये जो वेक्टर है सोलेनॉइड है। अगर ये वेक्टर सोलेनॉइड है तो कांस्टेंट ए की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। मैंने अभी आपको बताया कोई भी वेक्टर अगर सोलेनॉइड है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो। तो इसका डाइवर्जेंस जीरो करो, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू, अगर आप जीरो करोगे तो फिर यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो ए की। तो करो जीरो, जरा वैल्यू बताओ क्या आएगी। इसको लिख दो, क्या लिखोगे? डेल अपॉन डेल एक्स 5x प्लस 2y प्लस डेल अपॉन डेल वाई 3y माइनस जेड और प्लस डेल अपॉन डेल जेड 2x माइनस ए जेड, इसको बराबर करना है जीरो के। इसको जीरो के बराबर करोगे तो यहां से बनेगा 5, ये जीरो हो गया, प्लस ये बनेगा 3 और यहां से बनेगा माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 8। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इफ आर, आर कोई पोजीशन वेक्टर हमें दिया है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट? डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालो। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस ऑफ आर का मतलब हो गया डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई। तो ये तो क्या बन जाएगा? टू बन जाएगा। टू बन जाएगा यानी कि ऑप्शन ए और डी तो गलत हो गए। या तो आंसर है बी और या आंसर है सी। फिर यहाँ पर डाइवर्जेंस ले रखा है किसका? इस मैग्नीट्यूड का, ये ग्रेडियंट ले रखा है। तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा यानी कि इसका आप जब वैल्यू निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका करना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि जो मैग्नीट्यूड है डाइवर्जेंस ऑफ आर, मैग्नीट्यूड का, है ना? तो ये बनेगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर है और स्केलर को जब ग्रेडियंट करोगे तो वेक्टर आएगा। इसका वेक्टर क्वांटिटी ये आ गया। और ये जो वेक्टर है इसको लिखने का तरीका क्या हो गया? आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें बोला है गिवन द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, आर पोजीशन वेक्टर है और ये है एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। और आर एक रिलेशन दिया है आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर स्क्वायर और आर वेक्टर इज गिवन बाय।
ऑप्शन हमें दिए हैं 6r², ऑप्शन बी दिया है हमें 5r², ऑप्शन सी हमें दिया है 4r² और ऑप्शन डी हमें दिया है 3r²। भाई ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये होगा तुम्हारा किससे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। बाकी मैंने अभी बताया नहीं है वो, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। जब डाइवर्जेंस की बात चल रही है तो हमें निकालना है डाइवर्जेंस डॉट r² और r वेक्टर। इनको हम करेंगे स्फेरिकल से। तो स्फेरिकल के केस में डाइवर्जेंस ऑपरेटर जो है उसका एक कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट बनते हैं तो उसमें से एक कंपोनेंट वो लिखा जाता है 1/r², 1/r² डेल अपॉन डेल r, 1/r² डेल अपॉन डेल r, और ये जो लिखा हुआ है अंदर r²। अब जो वेक्टर r है, वेक्टर r की जो वैल्यू है, वेक्टर r की वैल्यू यहाँ पर, ये वेक्टर r की जगह क्या लिखोगे, वेक्टर r की जगह लिखोगे आप r, जो सॉरी, जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है r वेक्टर अपॉन r का मॉड। तो यहाँ पर r वेक्टर लिखा हुआ है, तो r वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो, r इंटू आर कैप, r इंटू आर कैप लिख देंगे यहाँ पे, r इंटू आर कैप। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अपॉन r² डेल अपॉन डेल r, अब ये बन जाएगा अंदर r³ और r कैप, r³ और r कैप, ठीक, r³ और r कैप। कुछ गड़बड़ है इसमें, एक मिनट देखने दो, मेरे को चेक करने दो। 1/r² डेल ओवर डेल r, r², r वेक्टर की वैल्यू हमने रखी r कैप, ठीक है। तो ये बन गया डॉट AR। इसमें क्या गड़बड़ है यार, ये r² वैल्यू बनेगी ना इसकी, r कैप AR, r² r कैप डेल, एक बार देखते हैं इसको, वापस देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ न लग रही मेरे को, गड़बड़ इसमें है या फिर मेरे दिमाग से कुछ निकल रहा है। इसको हम r² r वेक्टर हो गया ये, और ये वैल्यू कितनी हो गई, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये r वेक्टर की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ से बनेगा r कैप, ठीक है, r³ r कैप बिल्कुल सही है। देखते हैं इसको, वापस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको देखते हैं दोबारा क्या चक्कर है इसमें। नहीं, एक मिनट रुको। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है। इसमें गड़बड़ ये है कि मैंने यहाँ पर r² नहीं लगाया। इसका जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब इस डाइवर्जेंस को हम हटाएंगे, इस डाइवर्जेंस को जब हम हटाएंगे, डाइवर्जेंस का सेकंड कंपोनेंट लिखेंगे, तो वो बनेगा 1/r² डेल ओवर डेल r² और वेक्टर, वेक्टर कौन सा आ जाएगा, ये वाला जो तुम्हारा लिखा हुआ है r² r वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब जो यहाँ से आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर इंटू आर कैप। तो ये बन जाएगा 1/r² डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर रहेगा, आर वेक्टर की जगह लिख दोगे आर, और ये हो जाएगा आर कैप। तो ये बन जाएगा अंदर 1/r² डेल ओवर डेल आर, और ये हो जाएगा आर पावर 5, और ये आर कैप। तो ये तो यूनिट वेक्टर है। अब इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो ये बनेगा 1/r², ये तो एज इट इज रहेगा, ये बनेगा 5r⁴, 5r⁴, 5r⁴ जो है, यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 5r², जो कि ऑप्शन आ जाएगा बी। तो इसमें ये ध्यान रखना, मेरे दिमाग से निकल गया था ये कि यहाँ पर r² भी आ। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डाइवर्जेंस डॉट स्क्वायर डेल स्क्वायर ln r इज इक्वल्स टू, ये मत करो अभी, ये लाप्लास ऑपरेटर बताऊंगा जब करेंगे, अभी मत करो इसको, अभी पहले डाइवर्जेंस के क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो है आर एन आर वेक्टर इज सोलेनोइड फॉर, इज सोलेनोइड फॉर, ऑप्शन ए है n इक्वल्स टू 3, ऑप्शन बी है n इक्वल्स टू -3, ऑप्शन सी है n इक्वल्स टू 2, और ऑप्शन डी है n इक्वल्स टू -2। देखो सोलेनोइड की बात बोली जा रही है, सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के लिए क्या कंडीशन है कि उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है। तो ये जो वेक्टर है इसका डाइवर्जेंस जो है वो हो जाएगा जीरो। अब यहाँ लिखा है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को आप किस में कन्वर्ट कर लो, यूनिट वेक्टर वाले में, तो ये बन जाएगा आर एन, और इसकी जगह आप लिखोगे आर, और आर का यूनिट कैप, तो डाइवर्जेंस डॉट ये बन जाएगा आर एन प्लस वन और आर यूनिट, और ये जीरो। अब इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लो। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाओगे 1/r² डेल ओवर डेल आर, और ये हो जाएगा r² डॉट r पावर n प्लस वन, और ये यूनिट वेक्टर ये हो गया इक्वल्स टू जीरो। 1/r² डेल ओवर डेल आर, ये हो जाएगी r की पावर n+3, r की पावर n+3, n+3, और इक्वल्स टू जीरो। अब इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा n+3, n+3, और r की पावर n+2, n+3, r की पावर n+2, और ये r² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जीरो हो ही जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब या तो n+3 जीरो है, अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो n+3 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, -3, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है? हाँ जी, तो ये हो गए हमारे पास डाइवर्जेंस के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे किसके, कर्ल के। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कर्ल ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का अगर कर्ल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर।
नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारे पास वो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का कर्ल निकालना है। कर्ल ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का अगर हमें कर्ल निकालना है, देखो कर्ल को अगर मैं फिजिकली डिफाइन करूं, फिजिकली इंटरप्रिटेशन इसका करूं, तो मैंने बोला कि जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम कर्ल को डिफाइन करना चाहें तो कर्ल का मतलब क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन पर यूनिट एरिया। कर्ल जो है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर मैं बताऊं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, तो ये होता है लाइन इंटीग्रेशन पर यूनिट एरिया। फ्लक्स होता है जो डाइवर्जेंस होता है वो होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि कर्ल जो होता है वो होता है लाइन इंटीग्रेशन पर यूनिट एरिया। तो किसी भी क्वांटिटी का कर्ल है उसको लिखने का तरीका होता है ये, डेल डॉट डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए। डेल ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और जो ए वेक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई जे के कर्ल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। और जो वेक्टर ए है वो ए एक्स ए वाई और ए जेड लिखा रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जो इसके ध्यान रखना है आपको। पहला पॉइंट क्या है, कर्ल ऑफ ए यदि किसी क्वांटिटी का जीरो है, यदि किसी क्वांटिटी का कर्ल ऑफ ए जीरो है, उसका कर्ल जीरो है, तो उसको हम कहते हैं इररोटेशनल। ये लिखा हुआ है इररोटेशनल, इररोटेशनल, उसको हम कहते हैं इररोटेशनल। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, यदि किसी क्वांटिटी का कर्ल, किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो है तो वो कंजर्वेटिव भी होती है, कंजर्वेटिव। जैसे कि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो कर्ल है वो जीरो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल जीरो होता है तो वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंजर्वेटिव भी हो गया और साथ साथ में इररोटेशनल भी हो गया। यदि किसी क्वांटिटी का कर्ल जीरो नहीं होता, किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल, उसको हम कहते हैं रोटेशनल। फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट, यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो है, तो वेक्टर क्वांटिटी किसके बराबर होती है, वेक्टर इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हो आप ग्रेडियंट के फॉर्म, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ऐसे लिखते हो ना। तो इसी तरह से यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो है तो उसको हम ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के। यहाँ जो ये फाई है, ये फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है u एंड v, और उनको समेशन के फॉर्म में लिखा है। उनका कर्ल हमें निकालना है तो कैसे लिखेंगे, कर्ल ऑफ u प्लस कर्ल ऑफ v। कैसे लिखेंगे, कर्ल ऑफ u प्लस कर्ल ऑफ v। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है v, उसको हमने किसी स्केलर क्वांटिटी u से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी स्केलर क्वांटिटी u से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका हम कर्ल निकाल रहे हैं। तो जिस तरह से हमने डाइवर्जेंस के केस में लिखा था उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले तो क्या कर दिया, ग्रेडियंट कर दिया। पहले वहां पर हमने किया था ग्रेडियंट ऑफ यू, यहाँ पर भी हम कर रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ यू। फिर हमने उसका डॉट प्रोडक्ट कराया था वी के साथ, यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे किसके साथ, वी के साथ। फिर हमने क्या लिखा था, डाइवर्जेंस ऑफ वी और उसका मल्टीप्लीकेशन कराया था यू के साथ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कर्ल ऑफ वी और उसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे किसके साथ, यू के साथ। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई किसके केस में, कर्ल के केस में। ये दोनों ही आइडेंटिटी है, हालांकि ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उसको लिखूं मैं पहले, उसके पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ये तो आ गई ना, ये मैंने यहाँ लिख लिया है ना, ठीक है, हाँ ठीक।
क्वेश्चन है इफ अ वेक्टर फील्ड एफ इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस 2 yj कैप प्लस 3z कैप के कैप देन कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, तो हमें वैल्यू बतानी है कर्ल ऑफ एफ। हमें वेक्टर फील्ड दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस 2 yj कैप प्लस 3z के कैप, देन कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताना जरा। सबसे पहले आप कर्ल ऑफ एफ निकाल लो। कर्ल ऑफ एफ निकालोगे आप तो कर्ल ऑफ एफ कैसे निकलेगा? चाहो तो आप इस डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हो, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और ये वैल्यू कितनी बन रही है? ये बन रही है एक्स, ये बन रही है 2y और ये बन रही है 3z। मेरे हिसाब से ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो सारा जीरो हो जाएगा ये तो कर्ल ऑफ एफ जो हो गया जीरो हो गया, तो कर्ल ऑफ एफ ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इफ अ फोर्स एफ इज डेरिवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल फंक्शन, force F is derivable from a potential function VR, where R is the distance from the origin. R is the distance from the origin of the coordinate system. Of the coordinate system, it follows that. तो ये क्या फॉलो करेगा? बहुत सिंपल सा है ये। देखो ये इनडायरेक्टली बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया है। ये बात ये बोली गई है, आप लोग पढ़ते हो F बराबर क्या होता है? माइनस डेल यू ओवर डेल, यही पढ़ते हो ना, माइनस डेल यू ओवर डेल आर। तो यानी कि जो एफ है एफ उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। यू क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, जो स्केलर फंक्शन है ना। और अगर आप किसी चीज को ऐसे लिख पा रहे हो तो उसका कर्ल ऑफ एफ कितना हो जाएगा? जीरो। जो मैंने अभी आइडेंटिटी आपको बताई थी ये वाली कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम स्केलर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो उसका कर्ल अगर हम करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम कर्ल करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज उनको याद रखना है आपको। सबसे पहला, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, ये क्या होएगा? जीरो। फिर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, जीरो। कर्ल ऑफ अ स्केलर, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, जीरो। ये आप याद करने की आपको ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, आप वैसे भी सीधा भी लिख सकते हो। पता है कैसे? देखो इसको वैसे भी याद कर सकते हो। जैसे ये पहली क्वांटिटी लिखी हुई है, पहली क्वांटिटी क्या लिखी है? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। अब इसको अगर आपको याद ना रहे, कैसे याद कर सकते हो? जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है? कर्ल ऑफ ए। और मैग्नेटिक फील्ड का आप डाइवर्जेंस करोगे तो वो किसके बराबर आता है? जीरो के बराबर। तो इनडायरेक्टली आपने क्या लिखा हुआ है? डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल्स टू हो गया जीरो के।
और मैग्नेटिक फील्ड के किसके बराबर है, कर्ल के। तो ये क्या हो गया, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। सेकंड जो आइडेंटिटी है उसमें लिखा हुआ है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू 0। तो जैसे ई है, ई को आप क्या लिखते हो, ई को लिखते हो आप माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, और आप कर्ल ऑफ ई जो है उसको क्या लिखते हो, 0। तो इनडायरेक्टली आप क्या लिख रहे हो, ई कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू 0, है ना, ये ग्रेडियंट है, कर्ल है। तो यही हो गई। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन 0 का, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज 0। समझ आ गया, ये यहां तक समझ आ गया। फिर यहां पर लिखा हुआ है कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कर्ल करना है। कैसे करेंगे, ये कम्यूटेटर वाला रिलेशन है, ये वाला कम्यूटेटर। देखो, सबसे पहले बी को बाहर कर दिया, बी को बाहर कर दिया, बी का डॉट प्रोडक्ट करा दिया और कर्ल ऑफ ए कर दिया, कर्ल ऑफ ए कर दिया। फिर उसके बाद ए को बाहर कर दिया, ए का डॉट प्रोडक्ट करा दिया और फिर क्या कर दिया, कर्ल ऑफ बी। तो बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। अब इसी की जगह, इसी जो आइडेंटिटी है इसमें ए की जगह यदि एक और डेल ऑपरेटर लगा दूं तो क्या बनेगा, बी की जगह अब यहां पर बाहर आ गया डेल, ये डेल बाहर आ गया। तो डेल डॉट, यहां पर क्या लिखा जाएगा, डेल डॉट ए, यहां पर क्या लिखा जाएगा, डेल, एक डेल बाहर ले लिया, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये रिलेशन बनेगा। अगर यहां पर है डेल कर्ल, कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए, तो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये यहां से इस आइडेंटिटी से, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस आइडेंटिटी से, कर्ल ऑफ ए, कहां लिखा मैंने, कर्ल ऑफ ए का जो सॉल्यूशन है वो बनेगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए, इसको याद रख लेना भाई। ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए। यदि कोई कांस्टेंट वेक्टर है ए, यदि कोई कांस्टेंट वेक्टर है ए और ए का डॉट प्रोडक्ट है किसी पोजीशन वेक्टर के साथ, पोजीशन वेक्टर है आर, तो इनका जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। और इनका जो कर्ल है, कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर, वो किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल। इनका डॉट प्रोडक्ट का ग्रेडियंट इक्वल होगा ए के, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट का कर्ल जो है वो किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर अ स्केलर फंक्शन फाई, फॉर अ स्केलर फंक्शन फाई satisfying the Laplace equation, satisfying the Laplace equation gradient of phi has, satisfying the Laplace equation gradient of phi satisfies the Laplace equation, तो यहां पर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा, तो gradient of phi has। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है ग्रेड डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0, ये लाप्लास इक्वेशन होती है। डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0 ये लाप्लास इक्वेशन है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हैज, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, देखो लाप्लास इक्वेशन होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर फाई। तो इस डेल स्क्वायर फाई को ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल फाई, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू 0। तो हमें पूछा है डेल फाई है, तो डेल फाई का डाइवर्जेंस जब करोगे तो वो कितना आएगा, 0। तो 0 डाइवर्जेंस हो गया, इसका डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, 0। भाई इसका डाइवर्जेंस कितना हो गया, 0।
अब जो डेल फाई है, डेल फाई किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। डेल फाई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कर्ल करोगे तो कर्ल कितना आ जाएगा? जीरो। यानी कि यानी कि कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस भी, जो मैंने आपको बताया, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ फाई, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ फाई, ये भी कितना आ जाएगा? जीरो। ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो कर्ल एंड जीरो डाइवर्जेंस, यानी कि ऑप्शन सी। जीरो कर्ल एंड जीरो डाइवर्जेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है डेल स्क्वायर आर एन, डेल स्क्वायर आर एन इक्वल्स टू एन एन प्लस वन आर पावर एन माइनस टू इक्वल्स टू, ये मैंने आंसर ही लिख दिया गया, शो दैट, ये तो आंसर ही लिख दिया, मेरे को वैल्यू निकालनी थी, ये हटा दो, इसकी वैल्यू निकालनी है। डेल स्क्वायर आर एन की वैल्यू निकालनी है। डेल स्क्वायर आर एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको लिखोगे डाइवर्जेंस डॉट डाइवर्जेंस ऑफ आर एन, डाइवर्जेंस डॉट डाइवर्जेंस ऑफ आर एन। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा एन, ये बन जाएगा एन आर पावर एन माइनस वन। इसका आर के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया, और आर कैप। और फिर ये जो है, अब इसका सॉल्यूशन बताओ। देखो, अब ये जो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर की जगह आप क्या लिख दोगे? आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो इस यूनिट वेक्टर की जगह हमने लिख दिया एन आर पावर एन माइनस वन, इसको लिख दिया आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो ये आर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस डॉट एन आर एन माइनस टू, एन माइनस टू, और ये हो गया आर वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? आर वेक्टर। अब जो आइडेंटिटी हमने यूज की थी, आइडेंटिटी जो हमने यूज की थी कौन सी? डाइवर्जेंस, ये वाली आइडेंटिटी। एक ये वाली आइडेंटिटी लिखी थी आपने, याद हो तो, डाइवर्जेंस ऑफ यू और वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्या बन रहा था? वो बन रहा था ग्रेडियंट ऑफ यू और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर यू और डाइवर्जेंस ऑफ वी, है ना? तो ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, ये वाली, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या बनेगा? ग्रेडियंट ऑफ यू, यू कौन बन रहा है यहाँ पर? ये यू है, तो ये क्या हो गया? एन आर एन माइनस टू, ये हो गया ग्रेडियंट। और इसका करना है आपको डॉट प्रोडक्ट प्लस, अब जो स्केलर क्वांटिटी है वो बाहर, एन आर एन माइनस टू, और डाइवर्जेंस किसका हो जाएगा? आर वेक्टर का, आर वेक्टर का हो गया डाइवर्जेंस। यहां तक समझ आ गया क्या करा है मैंने? इसका आप ग्रेडियंट करोगे तो ये बनेगा एन, और ये बनेगा एन माइनस टू, आगे आ जाएगा एन माइनस टू आगे आएगा, और ये बनेगा आर पावर एन माइनस थ्री, और आर कैप लग जाएगा, और यहाँ पर आर वेक्टर ऐसा एज इट इज रहेगा, और प्लस इसका जब करोगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, तो ये बनेगा थ्री, तो ये बन जाएगा थ्री एन आर एन माइनस टू। डाइवर्जेंस ऑफ आर की जो वैल्यू है वो थ्री आएगी, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स बन देगा, डेल अपॉन डेल वाई बन देगा, डेल अपॉन डेल जेड बन देगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री। तो यहाँ से ये सॉल्व हो रहा है, तो ये बना एन एन माइनस टू आर एन माइनस थ्री। आर यूनिट वेक्टर है, ये वाला यूनिट वेक्टर है,
और यूनिट वेक्टर की जगह जब आप आर वेक्टर लिखोगे, यूनिट वेक्टर की जगह जब आप आर वेक्टर लिख दोगे तो वो लिखा जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। आर वेक्टर अपॉन आर जो बनेगा, या इसको भी यूनिट वेक्टर में बना लो, इसको यूनिट वेक्टर में बना लोगे तो ये बन जाएगा आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर यूनिट वेक्टर आर और आर। तो यहां से ये बन के आएगा एन एन माइनस टू, और ये बन जाएगा आर एन माइनस टू, आर एन माइनस टू प्लस ये हो जाएगा थ्री एन आर एन माइनस टू। हाँ, ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा एन एन प्लस वन और आर की पावर एन माइनस टू, ये आंसर आ जाएगा एन एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू। तो मेनली जो यूज था इस क्वेश्चन के अंदर, इस आइडेंटिटी का यूज था। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो तो मैंने क्या किया है, इस आर को रिप्लेस करके, इस आर को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया आर यूनिट वेक्टर और आर का मॉड। तो इसलिए वो आर की पावर एन माइनस थ्री और आर मल्टीप्लाई होके बन गए कितने, वो बन गए आर की पावर एन माइनस टू, और दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होकर कितना बन गया, वन। आगे समझ क्या करा है मैंने। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। ये तो बात हो गई हमारे कर्ल की और डाइवर्जेंस की, है ना। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कर्ल के डाइवर्जेंस के, मैंने आपको समझा दिया है और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लाइन इंटीग्रेशन की। लाइन इंटीग्रेशन में हम सीधे क्वेश्चन से बात करेंगे। हमें बेसिकली इंटीग्रेशन करना है, लाइन इंटीग्रेशन सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कोई वेक्टर है एफ, वो वेक्टर एफ जो है उसकी वैल्यू है 5xy माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, 5xy माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y माइनस फोर एक्स जे कैप। देन इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है क्लोज, यहाँ पर ये क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर along द कर्व सी इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। गिवन बाय वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जो हमें कर्व की इक्वेशन दी है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब दी हुई है, फ्रॉम पॉइंट वन कॉमा वन टू टू कॉमा एट। जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो दिए हैं वन कॉमा वन टू टू कॉमा एट। देखो भाई क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है एफ डॉट डी आर। तो सबसे पहले जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर वो क्या है, वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पर वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स क्यूब है। तो वाई की वैल्यू को रख दो यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब, और ये हो गया जे कैप। आपको बनाना है डी आर। तो डी आर कैसे बनेगा, सबसे पहले आप बना लो डी आर। तो डी आर बनाइए आप। तो डी आर कैसे बनेगा, ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप, और ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स जे कैप, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स जे कैप। अब आप कर दो एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। तो डी आर की वैल्यू आपके पास आ गई, एफ की वैल्यू ये लिखी हुई है पूरी, इसको उतार दो एज इट इज। तो एफ की जो वैल्यू है क्लोज इंटीग्रेशन में एफ की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये बन जाएगा 5x। वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, वाई की जगह ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली वैल्यू एक्स क्यूब ये लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 5x4 माइनस ये कितना है, सिक्स एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा रहने दो आई कैप, प्लस यहाँ पर ये 2y लिखा है तो 2x क्यूब हो जाएगा, मैंने ये वैल्यू लिख दी है, माइनस 4x और ये जे कैप। और अब जो डी आर यहाँ पर चाहिए हमें, डी आर, डी आर की जगह हम क्या लिख देंगे, डी आर की जगह लिख देंगे डी एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स जे कैप। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, पहले आई डॉट आई, तो इसका इंटीग्रेशन तो इस वाले के रेस्पेक्ट में होगा और इसका इंटीग्रेशन इस वाले के रेस्पेक्ट में होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाने का मतलब है एक इंटीग्रेशन बनेगा ये वाला 5x4 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और एक तो बन जाएगा dx ये,
और एक इंटीग्रेशन बनेगा तुम्हारा 2x³ माइनस 4x, और एक इंटीग्रेशन हो रहा होगा 3x² dx। अब x में ही चल रहा है तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2, तो x की लिमिट लगा लोगे 1 से 2 और 1 से 2। अब कुछ नहीं करना है, बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 35। 35 ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा 35। क्लियर है? रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इवेल्युएट एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी है। एफ की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है x² i कैप प्लस y³ j कैप एंड कर्व C इज द आर्क ऑफ पैराबोला। y की वैल्यू यहाँ पर x² है, सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला, सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर निकाल के बता दो जल्दी से मेरे को क्या आएगा। इसका आंसर मेरे को निकाल के बता दो जल्दी से क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला क्वेश्चन था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप, वाई की जो वैल्यू है उसको लिख दिया मैंने x² जे कैप dx 2x dx जे कैप। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा x² आई कैप प्लस y³, y की जगह हम वैल्यू रख देंगे x², y³ है तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 और जे कैप, और डी आर की जगह जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी dx डॉट में dx आई कैप प्लस 2x dx जे कैप। इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग कर दो, x² dx, और ये कहां से कहां तक होगा, 0 से 1, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन भी 0 से 1 ही होगा, और ये कहा x पावर 6, और ये हो जाएगा 2x dx। हाँ भाई क्या आंसर आएगा बताओ, आंसर निकाल के बताओ इसका। इसका आंसर आना चाहिए तुम्हारा 7/12। इसका जो आंसर है तुम्हारा आना चाहिए 7/12, ऑप्शन बी। इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी, 7/12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड। फाइंड द वर्क डन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय। फोर्स फील्ड की जो वैल्यू है वो है 3xy आई कैप माइनस 5z जे कैप प्लस 10x के कैप, प्लस 10x ये ना, और 10x के कैप along द कर्व। कर्व की जो वैल्यू है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल्स टू 2t स्क्वायर है, और z इक्वल्स टू टी क्यूब, ये z है, z इक्वल्स टू टी क्यूब, और जो t की वैल्यू है 1 से लेके 2 तक है। t की जो वैल्यू है वो 1 से 2 तक है। इंटीग्रेशन करना है तो ये बन जाएगा 3xy dx, 3xy dx माइनस 5z dy और प्लस 10x dz, ये बन जाएगा 3xy dx माइनस 5z dy प्लस 10x dz, ये बनेगा ना।
अब यहाँ पर जो वैल्यूज दिए हैं आपको वो सब्स्टिट्यूट करते जाओ, सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो 3x की वैल्यू कितनी, टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन, इनको अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं तीनों को, इंटीग्रेशन को। और y की जो वैल्यू है वो है 2t स्क्वायर, y की वैल्यू 2t स्क्वायर, dx निकालना है। dx कैसे निकालोगे, यहाँ पर x है तो x इक्वल्स टू है टी स्क्वायर प्लस वन, x इक्वल है टी स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2t dt, तो यहाँ पर बन जाएगा 2t dt, तो एक इंटीग्रेशन तो ये हो गया। फिर माइनस 5 बाहर आ गया, z की जगह क्या वैल्यू रखनी है आपको, टी क्यूब, तो z की जगह टी क्यूब, और y कितना है, y है 2t स्क्वायर, तो आपको निकालना है dy, तो dy की वैल्यू हो जाएगी 4t dt, dy की वैल्यू हो जाएगी 4t dt, तो ये हो जाएगा 4t dt। फिर थर्ड क्या लिखा हुआ है, थर्ड है 10x dz, तो प्लस 10, x की जगह कितना लिखना है, टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन, और z की जगह कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर dt। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे लिमिट लग जाएगी 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 और 1 से 2, क्या आंसर आएगा, मेरे पास जो आंसर इसका वो है 303, मेरे पास जो इसका आंसर है वो है 303, चेक करो ये आ रहा है क्या। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने कवर किया, आज की क्लास जो है इसमें हमने कवर किया कर्ल को, डाइवर्जेंस को, उसके अलावा इंटीग्रल को, लाइन इंटीग्रेशन को। अब इस वेक्टर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक रह गए वो रह गए स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसको हम कल मैट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। तो मैट्रिक्स के 2 लेक्चर होंगे, तो एक कल होगा जिसमें कुछ पार्ट होगा ये वाला जो स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम का है, गाउस डाइवर्जेंस का कुछ पार्ट लेंगे हम मैट्रिक्स का, और फिर मैट्रिक्स का एक और लेक्चर होगा 9 तारीख को। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की, पहले तो 12-13 तारीख तक कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे, अराउंड 12 तारीख तक। और फिर रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक हमें करना है जेकोबियन, एक हमें करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वो अराउंड 14-15 तारीख तक आपका मैथमेटिकल फिजिक्स चलेगा। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन केवल और केवल प्रैक्टिस के ऊपर है, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहो, मोर देन सफिशिएंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। ईएमटी की जो क्लास है वो क्रैश कोर्स वाली नहीं, जो रेगुलर कोर्स वाली है वो क्लास भी 4:15 स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले लेक्चर्स है स्पेशली इनकी मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनकी प्रैक्टिस करते रहना, बाकी चीजें चाहे आप पढ़ते रहो देखते रहो, पर ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन है बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं होने, इनकी प्रैक्टिस करते रहना। आपने मेरे को ही देखा, मैं ही भूल गया था वो। चलिए भाई, तो मिलते हैं आप कल, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।